If you can't decide, you cannot create. तो इसमें एक चीज़ आती थी जैसे कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कैसे हम बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं एक ही बार में एक इंसान की। लोग कोशिश ही नहीं करते हैं बदलने की। मन था कि कुछ ऐसा करें जो सोसाइटी को पे बैक हो, कुछ ऐसा करें जिसमें हम कुछ किसी को ऐसे हेल्प कर पाएँ, तो एग्ज़ैक्टली उस वे में आया बिज़नेस। उन्हें कोई अटपटा कहें, टोटके कहें बट इट वर्क्स लाइक मैजिक। जब हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे हमें मिलाने में लग जाती है। ये डायलॉग आपने मूवीज़ में सुना है, काफ़ी नोन डायलॉग है और आपने कई बार कहा भी होगा। पर आप क्या जानते हैं, इसी तरह से हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। आप अगर ये नहीं जानते हैं या नहीं मानते हैं, तो आज आपको उसका प्रमाण और तथ्य मिलेगा, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आज जो ऑनरेबल गेस्ट हैं, वैसे उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने केवल अपनी बुक्स पढ़ के या टीचिंग से नहीं कुछ प्रमाण दिए हैं। उन्होंने अपनी लाइफ़ जर्नी के थ्रू, उन्होंने जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन खुद का दिखाया है, उससे आज उन्होंने ये साबित किया है कि कैसे हम जब ठान लेते हैं, हम सोच लेते हैं और जिन प्रॉपर एक प्रोसेस के थ्रू हम जब आगे बढ़ते हैं, तो कैसे हम अपनी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। मैं बात कर रही हूँ रेवती मैम की, जो कि एक एलओए ल प्रैक्टिशनर हैं, एलओए लाइफ कोच हैं, शामनिक हीलर हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ वर्किंग हैं। आज इस पॉडकास्ट में मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, हैप्पी हूँ और बहुत ही ऑनर हूँ अपनी मेंटर एज़ वेल एज़ जिन्हें मैं प्यार से रेवती दी भी बोलती हूँ, क्योंकि वो मुझे लाइफ में के ऐसे दौर पे मिले और एक ऐसे मेंटर के साथ में कंपेनियन या आप ये कहिए गाइड बन के मेरी लाइफ में आए कि उनके वीडियोज़ या उनके उस 1-2 वेबिनार ने मुझे ऐसा ब्रेक थ्रू दिया, जो आप देखेंगे कि कैसे वो आपकी लाइफ को भी टच कर जाती हैं। सो आई एम हैप्पी टू वेलकम मैम, प्लीज़ टेक द Thank चार्ज। you so much, Rashi. Thank you so much for such a warm and nice welcome. Thank you. आज हम इस पॉडकास्ट की जर्नी पे ये बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपके साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें जानने वाले हैं, कुछ ऐसे इनसाइट्स जो कि थोड़ी ऐसी अनफोल्डिंग्स हैं, जो कि आज जैसे मैंने जो शुरू में एक मूवी का डायलॉग बोला, बट आज वो डिकोड होगा। क्योंकि जैसे आप बता पाएँगे कि मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी थी कि जो एक नॉर्मल इंसान, एक स्ट्रगलिंग, एक बहुत ही मुसीबतों से घिरा हुआ कोई पर्सन है, जो कि सपने देखना ही भूल गया है, उसको सपने देखने में ही डर लगता है। वो कैसे इस पे ट्रस्ट करे? क्या ऐसी टेक्निक्स करे कि वो इस जर्नी में आ पाए? हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल राशि। देखिए, अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो मुझे लगता है सबसे पहला पड़ाव राशि किसी की भी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव है, जी। वो है डिसीज़न का। इफ यू कांट डिसाइड यू कैन नॉट क्रिएट। तो पहले तो डिसीजन लेना होता है कि एक्चुअली आपको बदलनी है कि नहीं बदलनी है। हम जब दूर से देखते हैं किसी की लाइफ तो हमें लगता है बहुत परेशान है, बहुत बहुत कोशिश कर रहा होगा शायद, है ना? बहुत ज्यादा उसे ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, लेकिन आई एम श्योर वो फीडबैक में बहुत वर्क कर रहा होगा। बट मैंने कई एक बार नजदीक से देखा है और अपनी लाइफ की भी स्टोरी बताऊंगी। लोग नहीं ट्राई ट्राई करते हैं, लोग कोशिश ही नहीं करते हैं बदलने की। क्योंकि जो कोशिश करेगा, डिसाइड करके कि बदलना है, उसको बदलना तो है। तो कोई अगर बहुत इस वक्त परेशान है और सच में बदलना चाहता है, तो डिसीजन से स्टार्ट करते हैं एंड फिर कोशिश स्टार्ट हो जाती है अपने आप जब आप डिसाइड कर लेते हैं। पहली चीज़ है कि अगर कोई भी वो ब्रेक थ्रू चाहिए और अगर आपको आपने डिसाइड कर लिया, तो आप आगे पहला कदम तो उठा ही लेंगे। तो इसमें एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी थी कि बहुत बार एक नॉर्मल पर्सन जो बात करता है कि ये तो विधि का विधान है, ये तो होना ही था या जो लिखा है वो होता ही है, लिखे को कौन हटा सकता है, मिटा सकता है, ये डेस्टाइन था, डेस्टिनी के आगे किसकी चलिए। मैं इसको थोड़ा डिकोड करना चाहूँगी कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको कॉम्प्लीमेंट करता है या कंट्रास्ट करता है? क्या आप डेस्टिनी को मानते हैं? देखिए, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बिकॉज सच तो यही है कि जब आप आते हो तो एक स्टोरी लेके आते हो। आप जब इस दुनिया में आए हो तो एक पर्पस लेके आए हो, एक स्टोरी लेके आए हो। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास क्रिएटिव कंट्रोल खत्म हो जाता है। आप नेविल गोडार्ड का एग्जांपल देते हैं, जैसे बोलते हैं कि एक बुक की लिखी हुई स्टोरी है, सारे अक्षर निकाल के रीअरेंज कर दो तो एक नई कहानी बन जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप कॉन्शियसली
ट्राई करोगे तो ये डेस्टिनी चेंज करने की एबिलिटी आपके पास बिल्कुल आ जाती है। कितने लोगों ने, अगर आप देखो तो प्रिडिक्शंस कितनी गलत होती आई है आज तक, चाहे वो साइकिक प्रिडिक्शन हो, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन हो, है ना? क्योंकि इंसान जब ठान लेता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय इनटू दिस, वो उनके पास एबिलिटी आती है चेंज करने की। हाँ, अनकॉन्शियस लोगों के लिए ये काम करता है। अनकॉन्शियस लोगों को प्रिडिक्शंस काम कर जाती है, अनकॉन्शियस लोगों को लोगों की बातें लग जाती है, अनकॉन्शियस लोगों के साथ ये काम करेगा। बट जो कॉन्शियस है, जो अवेयर है, उसके पास एबिलिटी है चेंज करने की, बिकॉज वी आर क्रिएटर्स टू बी ऑनेस्ट। ट्रू सेंस में हम लोग एक ब्रह्म है। और बहुत ज्यादा ही लोग ये सुनते हैं तो सोचते हैं कि अपने आप को भगवान बोल रहे हो, बट भगवान इन द सेंस की एक सोचने की बात है। जी। अगर आप एक नदी में से एक गिलास पानी निकाल लोगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वो नदी का पानी जो इस ग्लास में है वो पानी नहीं है, वो भी पानी ही है जो नदी का अंग था कभी, है ना? तो ठीक वैसे ही अगर इस यूनिवर्स से हम बने हैं, जो कि अगर यूनिवर्स में जो चार बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट जो आप देखते हो एलिमेंट, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ये सारा कुछ हमारे अंदर भी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स में होते हुए भी, यूनिवर्स से अलग होते हुए भी यूनिवर्स के अंग हैं। तो ब्रह्म तो है, क्योंकि निकले तो वहीं से हैं। तो क्रिएटिव तो कंट्रोल हमेशा हमारे पास रहेगा। ओके, तो मतलब डेस्टिनी अपनी जगह है, पर जब हम खुद कंट्रोल में लेते हैं अपनी लाइफ को, तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। That means- हाँ, मतलब अगर आप जिस भी स्टोरी को खरीद लोगे, हम्म, जिस भी स्टोरी की एक्सेप्टेंस को ले लोगे, वो स्टोरी आप क्रिएट कर लोगे। तो दूसरों के बोले हुए स्टोरी को खरीदना है या खुद से एक स्टोरी बनाकर उसको क्रिएट करना है, ये डिसाइड आपको करना है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई दी, क्योंकि बहुत बार हम इतना इन्फ्लुएंस लाइफ जीते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी और की स्टोरी अडॉप्ट करके जीने लग गए हैं। ये आप बहुत बार आपकी वीडियो से भी ये बहुत क्लैरिटी मिलती है, और वेबिनार में भी। आज आप वन टू वन जैसे ये बता रहे हैं, आई एम श्योर ये बहुत जनों को आंसर मिल रहा है इस चीज का, जो उस डेस्टिनी या पंडितों की बातों पे या ज्योतिष की बात पे खुद को उस अलाइनमेंट से हटा के उसी में बह जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल भी। तो इसमें एक चीज आती थी, जैसे कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कैसे हम, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं एक ही बार में एक इंसान की, और जब वो स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो एक बार एक चीज सोची है कि ये हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, थोड़ी देर में हम वो भी चाह रहे हैं, या पहले जो चाह रहे थे क्या वो ठीक था, और थोड़े टाइम में लगा कि नहीं वो नहीं चाहिए था, कुछ और चाहिए था। तो ये चीज पे कैसे वो जाने कि दे आर गोइंग राइट, लाइक आई एम गुड, आई एम राइट, आई एम डूइंग गुड, या यही मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए फॉर माय फ्यूचर, टू क्रिएट माय फ्यूचर या अपनी लाइफ। बिल्कुल। देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप इस वक्त बहुत क्योटिक लाइफ में जी रहे हैं और बहुत ज्यादा डिजायर्स आपके आसपास बबल ले रहे हैं, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये चाहिए, तो मैं जनरली बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज बहुत सिंपल लाइफ लीड करती हूँ। तो घर गंदा तो सबका होता है ना, आप करोड़पति हो, अरबपति हो, या रोड पे घर तो अगर संभालोगे नहीं घर को तो घर गंदा हो जाता है। तो वैसे ही खुद को समझो कि आप एक घर के अंदर एंटर किए हो और घर बहुत मेस्ड अप है। ऑब्वियसली एंड रिजल्ट तो ये है कि घर बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए और बहुत सुंदर दिखना चाहिए। लेकिन उस मेस को हटाने के लिए क्या करोगे? जो सामने पड़ा हुआ गंदगी है उसको निकालोगे ना। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपरली डिजाइन करो कि पहले ये चाहिए, पहले ये करना है, पहले वो करना है, पहले फिर उसके बाद ये करना है। जब आप इस तरीके से घर की क्लीनिंग की डिजाइनिंग कर लेते हो कि मैं पहले शायद डस्टिंग करूंगी, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, पहले बिखरे हुए कपड़ों को शायद समेटूंगी, तो फिर घर क्लीन होता है ना। अगर परेशान होके कभी कपड़ा उठाने जाओगे, फिर कभी झाड़ू मारोगे, तो फिर कभी चले जाओगे डस्टिंग करने के लिए, ना कभी घर क्लीन होगा और ना कभी आपके हाथों से गंदे खत्म होंगे और परेशान हो जाओगे। तो यही चीज होती है मैनिफेस्टेशन में भी कि आई नो बहुत चाहिए हमें और उसमें कोई खराबी नहीं है। हम, मैं तो कहती हूँ जितनी डिजायर है उतना अच्छा है, क्योंकि जीने में उतना रस होता है। डिजायर खत्म हो जाती है तो रस भी नहीं रहता ना लाइफ में। लेकिन बिल्कुल। उस रस के चक्कर में आप परेशान हो रहे हो तो फिर फायदा क्या? तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट है डिसाइड देन डिजाइन। डिसाइड एंड डिजायर, करेक्ट दी। काफी अच्छे आपने ये क्लैरिटी दी, क्योंकि जब हम बहुत सारी डिजायर्स करते हैं और उसमें मेसअप हो जाते हैं, तो शायद हम गिव अप कर देते हैं, और हम उस एक स्टेप को भी नहीं ले पाते। आज आपने ये क्लियर किया कि घर गंदा वाला एग्जाम्पल
इतना मतलब इतना अटैच हो रहा है कि शायद हर कोई इसको समझ पाएगा। आपने इतने अच्छे से क्लैरिटी दी है, बिल्कुल दी। तो इसी में हम जब ये बात करते हैं कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई एक फैमिली का अगर हम एग्जांपल लें कि पेरेंट्स भी मानते हैं एलओए को, बच्चे भी मानते हैं। तो अगर हम उनके बेटी की बात करें कि वो भी टेक्निक्स कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी हम बताते हैं कि वो सब करना है, वो कर रहे हैं। पेरेंट्स भी कर रहे हैं और बच्चे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि वो सिविल सर्विसेज में जाएँ, वो उनके लिए वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आईएएस ऑफिसर बने, जो भी उनके डिज़ायर है। बच्चे का रुझान आर्टिस्ट बनने का है, वो उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। तो इसमें क्या मैनिफेस्टेशंस क्लैश होंगे? क्या किसका मैनिफेस्टेशन पहले होगा या क्या दोनों ठीक कर रहे हैं? इसमें देखिए, थोड़ा-सा डाइव नहीं सही बोला आपने कि भाई अगर पूरा परिवार ही एलओए फॉलो कर रहा है और पूरे परिवार के डिजायर ही अलग अलग है, तो भाई मैनिफेस्ट किसका होगा? तो सच्चाई ये है कि मैनिफेस्ट उनका होगा जो सबसे ज्यादा अलाइनमेंट में है। मैनिफेस्ट उनका होगा जो सबसे ज्यादा रिसीविंग मोड में है। और मैनिफेस्ट दूसरे के लिए अगर आप करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेरेंट हूँ और मैं अपनी बच्ची के लिए मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ, तो जब तक मेरा बच्चा इस चीज का एक्सेप्टेंस नहीं ले लेता है कि मेरी मॉम मेरे लिए कुछ मैनिफेस्ट कर सकती है, तब तक कोई पेरेंट्स किसी के लिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा सेम चीज की चाहे वो डर से हो, चाहे वो बहुत अमेजिंग समझ के हो, तो अगर बच्चा डर भी जाता है कि मॉम डैड मेरे लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं सिविल सर्विस मुझे नहीं जाना है, तो उस डर से भी वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, उसके मॉम डैड को ज्यादा पावर आ जाएगी। लेकिन अगर बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कितने लोग होते हैं ना, करते रहो मेरे को तो जो करना है मैं वही करूंगा, वैसे वाले बच्चों के लिए कोई नहीं मैनिफेस्ट कर सकता, उनको खुद ही मैनिफेस्ट करना होगा। ये आपने बहुत अच्छा बता दी और इसी के साथ में एक जो गर्ल्स के लिए एग्जाम्पल होता है कि गर्ल लव मैरिज करना चाह रही है, अपने कोई स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रही है, पेरेंट्स अरेंज चाह रहे हैं फॉर ड्यू रीजंस, फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। तो क्या ऐसे में भी क्लैश होगा या सेम चीज अप्लाई होगी जैसे आपने बताया अभी? सेम होगी राशि, बिकॉज आप देखो, सबसे पहले तो शादी के लिए इंसान रेडी होना पड़ता है, तो अगर गर्ल रेडी है शादी करने के लिए, इवन तो उसको अपना कुछ पसंद है, उसके पास ज्यादा अट्रैक्शन पावर है टू मैनिफेस्ट, बिकॉज उसको ऑलरेडी पता है नोन इंसान कौन है उसकी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। पेरेंट्स को तो फिर भी चेहरे बदलने पड़ रहे हैं मैनिफेस्ट करने के लिए, आप समझ रहे हो, वो करेक्ट। किसका चेहरा लगाएंगे विजुअलाइजेशन में? ठीक है शादी देख रहा है, बट लड़की के पास ज्यादा मैं कहूंगी एडवांटेज है, बिकॉज उसको पता है किसका चेहरा मैनिफेस्ट करना है। बट दिक्कत यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जनरली लड़कियां क्या हो जाती है, बिकॉज जब हम मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं और इतना ज्यादा मैरिज को लेके हमने नेगेटिव चीजें टीवी पे देखी सुनी, समाज में सभी ने सुना है शादी को लेके, तो कहीं ना कहीं हम अपनी चाहत तो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ठग ठग भी करता है अंदर से दिल की, क्या मैं सही हूँ, क्या क्या मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, और उसके चक्कर में वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। वरना जो 100% श्योर होंगे ना कि मुझे सी से शादी करनी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आई विल सी द कॉन्सिक्वेंस, जो भी होना है लाइफ में उसकी शादी होनी है, कोई नहीं दूसरा कुछ मैनिफेस्ट कर पाएगा उनके लिए। तो यहाँ ये सब बात से भी एक चीज जो निकल के आ रही, जो पहला आपने बताया था कि वंस यू डिसाइड इट देन ओनली थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग फॉर यू। कि जैसे आपने बताया अगर गर्ल ने डिसाइड कर लिया है तो कुछ भी वो चाहे वो क्रिएट कर सकती है, चेंज कर सकती है, चाहे पेरेंट्स भी चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ, बिकॉज मैं दूसरों की लाइफ को ज्यादा खोल के तो नहीं बता पाऊंगी, मैं अपना एग्जाम्पल जरूर लोगों के सामने ला सकती हूँ। जैसे मैंने शुरू में बोला कि आप दूर से देखते हो लोगों को बहुत परेशान लगता है कि बहुत ट्राई कर रहा है बट उनको ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। मेरी लाइफ भी कोई दूर से देखते थे, मैं अपनी लाइफ बता रही हूँ, तो बोलते हैं बेचारी रेवती कितनी कोशिश में लगी है, कभी मुंबई से दिल्ली मूव हो रही है, रेस्टोरेंट खोल रही है, क्लाउड किचन खोल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसके लिए वर्कआउट, बेचारी परेशान है, बच्चा भी संभाल रही है। बट एक्चुअली रेवती कर क्या रही थी सिवाय रोने के? मैं तो उस वक्त सिवाय कंप्लेन रोने के और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार अपने हस्बैंड पे छोड़ देने के, तुम करके दो, आई वॉज नॉट अकाउंटेबल, और बस रो रही थी। लेकिन जिस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आई विल क्रिएट, मैं बंद करूंगी ये बेचारी से, आई विल बिकम अ क्रिएटर, उस दिन से मैंने खुद भी क्रिएट किया। एंड चूंकि वो भार हटा दिया शायद अपने हस्बैंड के सर पर से, तो हस्बैंड भी क्रिएट करने लग गया बेटर।
तो इट्स दूर से लगता है कि लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट कभी जाके नजदीक से देखोगे तो उनकी लाइफ के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं उनके मेंटल कंडीशन, उनकी हरकतों के कारण हो रहा है उनके साथ। और बहुत कम लोग हैं जो कॉन्शियसली अवेयर होके इस चीज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। दे आर मोर डिफेंसिव देन एक्सेप्टिंग देयर मिस्टेक। बिल्कुल सही कहा आपने भी, क्योंकि डे टू डे लाइफ में अगर देखें, आज हम आपके साथ इस जर्नी में हैं, आपसे जो टीचिंग सीखी, एलओए में आए, या आज हम एनर्जी हीलिंग भी सीख रहे हैं, मेडिसिन एंड ऑल, तो उससे पहली चीज जो सेल्फ रियलाइजेशन आया वो एक्चुअली यही आया कि जो हम वो ब्लेम गेम में लगे रहते हैं, खुद को छोड़ के बाकी सब जगह ढूंढते रहते हैं कि इसकी गलती है, उसने नहीं किया, उससे एक्सपेक्टेशन, जैसे ही उसे छोड़ते हैं वैसे ही एक न्यू जर्नी में आ जाते हैं, वैसे ही चीजें क्रिएट होने लग जाती हैं। ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आपने दिया है, बिल्कुल भी। अब इससे थोड़ा-सा हट के एक चीज़ पूछना चाहूँगी थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी बहुत ही एक इन चीज़ है। जैसे हम लास्ट फ्यू इयर्स से देख रहे हैं, स्पेशली लास्ट 10 इयर्स से या 6 इयर्स से, कि एवरीवन इज़ स्पीकिंग अबाउट दिस, एंड बहुत इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इस तरह से इसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं और ये सब है। बट क्या ये वेस्टर्न कल्चर से आया है? क्या ये वेस्ट का पार्ट है? या इसका कुछ तथ्य हमें अपने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, योग में, हमें वहाँ से मिला है? क्या ये इंडिया से, हमारे भारतवर्ष से निकल के गया है? कुछ इस पे मैं चाहूँगी कि आप लाइट डालें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत नोन नहीं है। लोग इसको बस ऊपरी तौर से देख रहे हैं, कहीं से भी कॉपी कर रहे हैं, वहाँ से जिसने बता दिया ले लिया, इसी तरह से। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा डिकोड करें। बिल्कुल बिल्कुल राशि, आई थिंक आप थोड़ा मेरे वो जो क्लासेस के एस्पेक्ट, बिकॉज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो आई एम श्योर यू वांट टू डिस्कस दैट आउट। तो थोड़ा सा जरूर बताऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज आगे आया है, बट पॉपुलर तो वेस्ट नहीं किया उसे, पॉपुलर तो वेस्ट नहीं किया। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ी देर साइड करते हैं। आई विल कम बैक टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट जैसे शामानिक हीलर हूं मैं, जी, शामनिज्म पढ़ती हूँ, ठीक है? तो जनरली लोग को लगता है कि शामनिज्म भी वेस्टर्न जगह से उठ के आया है, जबकि आप तो अभी सीख रहे हो तो आपको पता है कि रूट्स तो ऑब्वियसली इंडिया से ही निकली है। मैंने आप लोगों को रिसर्च पेपर दिखाई थी कि हुँ, कैसे इंडिया से निकली है, होते हुए वहां पहुंची है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है सेम चीज है, अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, इन्फिनिटी की दुनिया है, कुछ नहीं खत्म होती है, वी ऑल हैव क्रिएटिव कंट्रोल, हम खुद से क्रिएट करते हैं, हम 3D वर्ल्ड से 5D वर्ल्ड में जाते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट शामानिक प्रैक्टिसेस में है। अब शामानिक प्रैक्टिस जो है उसके भी रूट को जब आप ट्रेस करोगे तो देखोगे कहाँ से निकला है, इंडिया से। अब इंडिया में भी आप जाके ट्रेस करोगे तो शामनिज्म भी एक तरह से देखो तो योगा और एनर्जी साइंस से निकला हुआ एक अंग है। और आप योग के भी स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे जाके तो हुँ, उसमें भी बहुत सिमिलैरिटी। मैं पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखी, मैंने जर्नी उल्टी ली है, मैं बता देती हूँ आपको जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मेरी। पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, हुँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद जब ट्रेस किया तो योग से मिल ली, योग से ट्रेस करते करते पता चला अरे योग से पहले भी एक चीज थी इंडिया में जो पता ही नहीं है लोगों को, वो थी राइट, शामानिक ही, जो शामिल, अब अम, ज्यादा है। और सच तो ये है कि अभी इतना ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे रीजन है कि शामानिक हीलिंग में एक प्रिडिक्शन हुई थी कि वर्ल्ड ऐसा आएगा जहाँ पे लाइट वर्कर्स जागेंगे, पीपल विल कम बैक टू देयर नेचुरल सेल्फ, और लोग कनेक्ट होंगे ट्रू सेल्फ से। जब मटेरियल वर्ल्ड बहुत भर चुका रहेगा और मदर अर्थ परेशान होने लगेगी तो ये चीज होगा। और आप देखो कोविड के बाद से कितना ज्यादा बढ़ गया। जी, बिल्कुल। कोविड वाज अ कोविड वाज कहती हूँ एक अवेकनिंग लेके आया कि जागो, देयर इज मोर टू लाइफ देन दीज मटेरियल थिंग दैट यू आर रनिंग आफ्टर। बिल्कुल भी ये कोविड के बाद जो मेजर चेंजेस आए हैं, हम वापस से प्रकृति की तरफ जा रहे हैं, या अवेयरनेस जो आई है, मुझे लग रहा है आपने जो हमें शामनिक हीलिंग में, जिस जर्नी में हम आपके साथ में, एनर्जी हीलिंग में, उसमें इतना वापस से रूट से कनेक्ट कर दिया है, वापस से उस चीज से। तो एक जो कॉमन मैन है, अगर वो ये सब चीजें इतना नहीं जानते हैं, तो मतलब वो अगर चाहें तो नॉर्मल मेडिटेशन से या ग्रैटिट्यूड से, तो भी क्या वो वापस से अपनी रूट से जुड़ सकते हैं? क्या बहुत सारी टेक्निक्स या प्रोसेस नहीं किए जाएँ, सिर्फ़ ये 2 चीज़, ग्रैटिट्यूड दिया जाए और मेडिटेशन किया जाए, तो भी क्या उस तरह से वो उस जर्नी में आएँगे? देखिए आप जब डिसाइड करते हो लाइफ बदलने की तो क्या
आज अब कॉमन मैन की बात करते हो तो मैं भी तो कहीं भी वही थी, कुछ नहीं पता था ना। बट जब आप डिसाइड करते हो लाइफ बदलने की तो चीजें अपने आप आने लगती हैं आपके लाइफ में। आप स्टार्ट शायद मेडिटेशन से करोगे, आप शायद स्टार्ट ग्रेटिट्यूड से करोगे, आप शायद किसी लालच के कारण स्टार्ट करोगे, या शायद परेशान होकर स्टार्ट करोगे। रीजन कुछ भी होगा आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, लेकिन जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी तो राइट आंसर्स तक आप पहुंचने लगोगे। फिर आप बोलोगे ये प्रोसेस क्यों है, शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपको मैं अगर ये बोल दूं कि राशि आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड वॉक और मेडिटेशन करो, शायद इस टाइम में आपके लिए हेल्प करेगी। बट जैसे जैसे आप ग्रो करोगे यू माइट बी अवेयर कि चलो ये प्रोसेस करके देखता हूँ या ये कुछ करके देखता हूँ, एंड इट विल हेल्प यू। बट जब तक खुद से कनेक्ट नहीं होगे हाउ विल यू नो वेदर इट्स हेल्पिंग और नॉट। तो एक तरह से देखो तो वो बेस है, नमक और मिर्च का स्वाद वो जो होता है ना खाने में, बेस वो देता है। बट इंग्रेडिएंट तो आपके ऊपर है क्या ऐड करना है उस करी में आपको। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल रही है इस चीज़ से। इसी में मैं एक बीच में इस बात पे आऊँगी दी, जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं काफ़ी ऐसी चीज़ें जनरली बातों में हम ये बोल देते हैं कि कर्मा कम्स बैक, ये तो कर्म के फल हैं जो भोगने पड़ेंगे, या कर्म है, कर्म करोगे तो ये तो मैं अपना ये कहूँ तो मैंने जो कर्म वर्ड सीखा था बचपन से, क्योंकि मम्मा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करती थी कि आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको उसमें सिर्फ़ पूजा-पाठ या बाकी की ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे सोचो और अच्छा करो। पर आज के टाइम में जैसे एक हम ये सुनते हैं कर्मा कम्स बैक, कर्मा ये कहीं न कहीं ये डराने वाली चीज़ या क्या ये नेगेटिव, तो क्या हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होते हैं, तो क्या हम इन कर्मास को मानते हैं? क्या आप मानती हैं कर्मा को? देखिए कर्मा डिपेंड करता है कर्म का क्या डेफिनेशन लेके बैठी है। एक तो कर्म ये हो गया कि आपने किसी का बुरा चाहा एंड इट कम्स बैक टू यू, ठीक है। या फिर एक कर्म हो गया जो आप डेली कर्म कांड करते हैं, जैसे पूजा करना, रिचुअलिस्टिक वर्क जो होता है। हुँ। तो अगर दो तरह से कर्म को बांटते हैं तो सब पहले बात कर लेते हैं कि बुरा सोचा तो बुरा मिल गया, या फिर अच्छा किया तो अच्छा मिल गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन फील किया मैंने पर्सनली, कि मैंने बहुत अच्छा किया बट रिटर्न नहीं मिला मुझे वैसा। बिकॉज आप वो नहीं हो जो आप सोच रहे हो या जो कर रहे हो। आपके लाइफ में वही आएगा जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मान लीजिए अगर आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, बहुत लोगों के से सुना होगा बड़ा भला आदमी है लेकिन बहुत बुरी हालत है इसकी, हाँ सबकी मदद करता है बट इसकी लाइफ बेटर होने का नाम नहीं ले रही है, पता नहीं क्या है, इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी। तो फिर लोग उसको संतावना देते, टेंशन नहीं लो, नेक्स्ट जन्म में ना तुझे बेटर लाइफ मिलेगी, इस जन्म में तो यही आदत है तुम्हारी। बट लोग एक छोटी सी चीज नहीं समझाते हैं कि पॉइंट ऑफ फोकस कहाँ है आपका। इफ योर पॉइंट ऑफ फोकस इज ऑन गरीब, इफ योर पॉइंट ऑफ फोकस की मजबूरी में, परेशानी में, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। डजेंट मैटर आप इतना अच्छा कर्म कर रहे हो। जी, जी। सेम चीज आ जाती है जो बुरा कर्म करते हैं उन लोगों के ऊपर। जैसे बहुत लोग बहुत बुरा करते हैं लेकिन बहुत ग्रो करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लोग कहते हैं यार ये इतना बुरा इंसान है, सबके साथ इतना बुरा किया है फिर भी इतना अच्छा कैसे है, ये ऐसे ग्रो कर रहा है, इसके साथ क्यों नहीं कभी बुरा होता है। देखो जरा पता तो करो उसका पॉइंट ऑफ फोकस क्या है। आपका पॉइंट ऑफ फोकस जहां होगा, आपका ऑब्जर्वेशन जहां होगा, वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या कर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं ये सोच के कि ये तो छूट देने की बात हो गई ना, मतलब मैं खून करता रहूं, पॉइंट ऑफ फोकस रख लूं अच्छी चीजों पे, तो फिर मेरे को उसकी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि प्रोग्रामिंग कोई चीज होती है, हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो सोशल सराउंडिंग कोई चीज होती है। तो सोशली जो चीजें एक्सेप्टेबल होगी आपकी लाइफ में, सोशली एक्सेप्टेबल यानी मेरे समाज में शायद औरतों का जीन्स पहनना एक्सेप्टेबल है, तो मुझे गिल्ट क्रिएट नहीं होगा जीन्स पहनने में, तो मुझे उसका कर्म नहीं भोगना होगा। लेकिन अगर किसी राजस्थान के गांव में बहुत इंटीरियर में बैठी हुई औरत होगी, उसके सराउंडिंग में जीन्स पहनना महापाप है, या कोई ऐसे धर्म से बिलोंग करता है जहाँ पे पर्दा प्रथा है और वहां वहां पे वो पहनना एक गुनाह है, अगर वो औरत वो चीज को तोड़ती है और डरती भी है साथ में, तो उस गिल्ट के कारण वो नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेती है। तो कहती है अरे कर्म का फल मिल रहा है उसे। बट सच ये है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, सोशल सराउंडिंग्स
पास्ट प्रोग्रामिंग से इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। इसके लिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि जो बहुत ज्यादा ज्योतिषी में मानते हैं, बहुत पंडितों को हाथ दिखाते हैं, एक दिन में मत चेंज करो। राइट। बिकॉज आदत है तुम्हें पत्रा दिखाने की, आदत है तुम्हें ज्योतिषों के पास भागने, लेकिन धीरे धीरे अवेयर होने लगो मेडिटेट करके, और रियलाइज करो कि क्या बेवकूफी कर रहा हो। मैंने भी पूरे अंगुलियों में अंगूठियां पहन के बैठी थी, लेकिन कहाँ आज कुछ नहीं करती हूँ। मुझे भी लगता था कि थर्सडे के दिन सर धोने से या सैटरडे के दिन सर धोने से बला आ जाती है, लेकिन आज सब कुछ नॉर्मल करती हूँ। लेकिन एक दिन में नहीं चेंज किया राशि। तो राइट। कर्म की बात करें तो कर्म जो है वो सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ फोकस पे, आपके ऑब्जर्वेशन पे, प्लस किस चीज से आपको गिल्ट क्रिएट हो रहा है, और आपका सोशल सराउंडिंग किस चीज की एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो इससे हम ये देख लेंगे दी कि आपने जो बताया कि फर्स्टली पहले दिन से नहीं हम सोचें कि अगर, और हम दूसरों को करेक्ट करने के चक्कर में हम इतना ज्यादा उनको ये कह देते ना कि ये मत करो, क्या हो गया तो थर्सडे को सर धो लो जैसे आपने बताया। पर धीरे धीरे करें, जैसे आपने बताया ये प्रोग्रामिंग है जो एक दिन में चेंज नहीं होगी। जो कई बार हम गलती कर देते हैं ऐसा कि एकदम सीधे जाके प्रीच करने लग जाते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, हमने ये सीखा है, हमें ये बताया है, तो वो एडवर्स चला जाता है। एक एग्जाम्पल ही देती हूँ। जनरली पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, हम तो गांव से ज्यादा जुड़े हैं तो सुनाई तो देती रहती है। तो हमारे शराब की लत होती है, लोगों को शराब पीते हैं, अल्कोहलिक लोग जो होते हैं, देखना अगर फट से वो कोल्ड टर्की उनको बोल दिया कि कल से नहीं पीना, दीक्षा दिला देते हैं। हमारे बिहार में तो बहुत दीक्षा होती है। तो कितने सारे केसेस में मैंने देखा है, दीक्षा लिया, शराब छोड़ा, कुछ ही महीनों में चल बसा। शराब पी रहा था तो नहीं मर रहा था, लेकिन कोल्ड टर्की छोड़ने से, बिकॉज किसी भी चीज की अगर आपको आदत है, कोल्ड टर्की यू कैन नॉट लीव। धीरे धीरे अपने दिमाग को चेंज करते हुए, प्रोग्राम को चेंज करते हुए यू विल रीच, लेकिन एंड गोल पता होना चाहिए। ओके। एंड गोल जब आपको पता होगा ना, तो धीरे धीरे यू विल चेंज। मुझे लगता है मैं 2017 से जुड़ी हूँ, 2017 2018 2 साल लगे मुझे अपने ये फालतू की प्रोग्रामिंग सुपरस्टिशन से बाहर निकलने में। ये बहुत बड़ा आपने बात बताई थी कि जो आपने शराब वाली बात बताई, ये बहुत एक, चाहे गाँव हो या अभी तो हम बात करेंगे शहरों में भी, क्योंकि ये एक वीकेंड स्पेशल चीज़ें हो गई हैं कि लेट्स सेलिब्रेट द वीकेंड। और वो जहाँ बात होती है कि आप एन्जॉयमेंट के लिए कुछ पैक्स ले रहे हो, कुछ ज़्यादा भी बढ़ रहा है, या कहीं भी आप अपना फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस निकालने के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। और बहुत बार फैमिलीज़ यही ट्राई करती हैं कि वो कल से ही ना लें। और इस तरह के एग्जाम्पल्स हम भी देखते हैं कि जो बिल्कुल छोड़ते ही फिर ये। और इसी के साथ एक चीज और आती थी कि जो हम अभी बात कर रहे थे कर्म की या उन चीजों की, कि बहुत कॉमनली हमने ये सुना है कि अच्छे लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, या इतना अच्छा कर रहा था इंसान पर इतनी जल्दी दुनिया से चला गया। ये चीजें थोड़ी सी फिर जो पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं, जो एलओए मान मान रहे हैं इन चीजों को, कई बार फिर वो इस तरह के क्वेश्चंस में अटकते हैं कि फिर ऐसा क्यों होता है कि वो सबके लिए अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा-सा हम इस बारे में बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राशि, देखो एक बहुत अच्छे डॉक्टर है गबोर मटे। गबोर मटे ये हमेशा बोलते हैं कि इफ यू आर अ गुड पर्सन यू विल डाई अर्ली। रीजन ये नहीं है कि अच्छे लोग मर जाते हैं या भगवान बुला लेते हैं। अच्छे लोग इसके लिए अच्छे हैं बिकॉज दे आर नॉट ट्रू टू देमसेल्व्स। आप सबको प्लीज कर रहे हो, you're trying to please everyone, you're trying to be there for everyone, फिर आप खुद के लिए कहाँ हो? वेरी ट्रू। अच्छे लोग खुद से कनेक्टेड ही नहीं है, एंड देन व्हाट हैपेंस जब आप खुद से कनेक्टेड ही नहीं हो, क्योंकि जो अगर खुद से कनेक्टेड होगा, गुस्सा आना लाजमी है। अगर मैं बोलूंगी मैं कभी गुस्सा नहीं करती तो मैं तो झूठ बोलूंगी, है ना? गुस्सा आना लाजमी है बिकॉज आपकी डिजायर्स, आपके चीजों से कुछ चीजें नहीं मैच करेगी एंड आप कुछ बोलोगे। तो अगर मैं सबके साथ बहुत अच्छी हूँ, इसका मतलब मैं खुद के साथ अच्छी नहीं हूँ। एंड व्हेन यू आर नॉट ट्रू टू योरसेल्फ, तो obviously you will manifest disease, you will manifest contrast, you will manifest lot of things जिससे आपकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो अगर इसके बारे में ज्यादा जानना है तो गबोर मटे से की बुक्स को जरूर पढ़िए। वो बोलते हैं जो भी इमोशन आता है, और स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों को मैं बहुत बोलती हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि आजकल के डेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस जो होते हैं, रो मत। वेरी ट्रू। गुस्सा भी आ रहा है तो गुस्सा भी आ रहा है तो ग्रेटिट्यूड देने लगो। अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं,
they are doing disservice to the society. They are not helping people. Because अगर आप हर चीज को कारपेट के अंदर कचरा भर रहे हो ऊपर से ताकि कारपेट अच्छा दिखे, तो एक दिन तो घर कचरे से भरा रहेगा, कारपेट छोटा पड़ जाएगा आपका, है कि नहीं? इसके लिए इमोशन है तो उसका रिलीज करने का ऑप्शन ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो रिलीज अगर आपको कॉमेडी मूवी से दिखता है, अगर वो रिलीज चिल्लाने से मिल रहा है किसी के ऊपर, चिल्ला लो, बाद में माफी मांग लेना, गिल्ट क्रिएट हो रहा है तो। लेकिन खुद को दबाकर मैं बहुत अच्छा इंसान हूं बनने के चक्कर में रहोगे तो लाइफ स्पैन छोटा कर रहे हो अपना। ये तो आपने बहुत बहुत ही बड़ी एक ऐसी चीज बताई थी, क्योंकि आप मैं इस बारे में एग्री करूंगी कि अच्छे बनने के चक्कर में हम बहुत कुछ अंदर घुटन ले लेते हैं, बहुत सारी डिजीज अट्रैक्ट करते हैं। मुझे लग रहा है इस चीज से बहुत जने रेजोनेट करेंगे। और आज के टाइम में आपने जो कोचेस की बात बताई है, बहुत मिसगाइडिंग स्टफ भी है, जो एक्चुअली इस तरह से मिसगाइड भी हो रहे हैं बहुत सारे जने, और इसीलिए वो ये भूल जाते हैं कि, और कई बार इस चीज को सेल्फ लव का नाम भी दिया जाता है। तो ये तो बड़ी दोनों कंट्रास्टिंग चीज है कि एक तरफ आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरी तरफ आप इतने अच्छे बन रहे हो कि खुद की घुटन नहीं निकाल रहे हो। ये तो मुझे ये लग रहा है कि सेल्फ लव को भी अगर हम थोड़ा सा डिकोड कर दें, आपके थ्रू ये चीज सामने आए कि एक्चुअल सेल्फ लव हर जने के लिए डेफिनेशन अलग अलग होगी, मैं ये एग्री करती हूँ। पर थोड़ी सी कॉमनली आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट इज सेल्फ लव एक्चुअली इन एक्चुअल वे? देखिए, सेल्फ लव का मतलब होता है आप सेल्फ लव कैसे प्रैक्टिस करोगे। मैं तो जनरली लोग कहते हैं मैं सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पूछती हूँ मेडिटेशन करते हो तो नहीं, पूछती हूँ ग्रेटिट्यूड वर्क करते हो तो नहीं। मैंने कहा हाउ कैन यू लव योरसेल्फ व्हेन यू डोंट नो योरसेल्फ? यू हैव टू मीट, यू हैव टू गो विद इन, आपको अंदर जाके खुद से मिलना पड़ेगा। तब आप मिलोगे तो थोड़ी आपको सब कुछ अच्छा दिखेगा, अंदर में कुछ बुरी चीजें दिखेगी, है ना? अपनी गलतियां दिखेंगी, लोगों को अपनी गलतियां नहीं दिखती। और खास करके मैंने एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हूँ और यहाँ पे काम करती हूँ, मैं ऑफिस में भी देखती हूँ कि लोग इतने डिफेंसिव मोड में है। नॉट एवरीवन, अगर कोई मेरे ऑफिस से देख रहा हो तो इट्स नॉट फॉर यू, इट्स जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है कि डिफेंस में लोग रहते हैं। अगर उनकी कुछ चीजें आप एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दे रहे हो तो दे डोंट टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, दे टेक इट कि मेरी गलती नहीं है। और मैंने तो लिटरली बहुत सीनियर पोजीशन पे लोगों को देखा है, व्हेन दे मेक मिस्टेक दे डोंट हैव ऑडेसिटी टू एक्सेप्ट एंड ओन देयर मिस्टेक। ये बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है कि अगर आपसे मिस्टेक हुई है तो यू हैव द ऑडेसिटी टू से ओ आई मेस्ड अप, आई एम ह्यूमन। बहुत लोग नहीं करते हैं, अपने मिस्टेक्स को छुपाते हैं। तो सेल्फ लव वहीं से खत्म हो जाता है। दैट मीन्स यू आर नॉट अलाउइंग योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक, मतलब खुद को इंसान की कैटेगरी में ही नहीं आने देते हो। अब भले आप जाके बाहर शॉपिंग कर लो, भले आप फेशियल करा लो, भले आप राम राम जपो, भले आप मिरर वर्क करो, बट व्हेन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, आप कैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे? मुझे ये बताओ। मेडिटेट करना इंपॉर्टेंट है और सेल्फ लव के लिए सिंपल है कि अंदर जो ये क्योर्स चलता है ना हमारे, जी। उसको समझो और उस क्योर्स को एक्नॉलेज करो, और जो बुरी पार्ट दिख रही है अपनी, उसको उतने ही प्यार से, उतनी ही इज्जत से, उतनी ही ग्रैटिट्यूड से एक्सेप्ट करो जितने प्यार और इज्जत से अपने अच्छे पार्ट को एक्सेप्ट करते हो। जी, बिल्कुल ये बताया कि कई बार बहुत स्पेशली गर्ल्स या यंग गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स इस चीज़ को सिर्फ सेल्फ लव को सेल्फ पैम्परिंग वाली चीज़ समझ लेते हैं, या ये समझ लेते हैं रिवोल्ट करना, या फैमिली में ये कहना कि नहीं ये मैं चाहती हूँ इसलिए कर रही हूँ, या मुझे करना है। वो एक ऐसी चीज़ है जो, वो एक जो फाइन लाइन है, वो नहीं समझ पाते हैं कि सेल्फ लव एंड सेल्फ पैम्परिंग इज़ लिटिल डिफरेंट। कि और आज आपने जो ये इनसाइट दिया है, ये इतना क्लैरिटी से दिया है कि आई एम श्योर वो जब खुद में झा हालाँकि वो एज ऐसी नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा खुद में झाँक पाएँ, पर मुझे लग रहा है अगर थोड़ा भी ये पता होगा तो आगे जाके एज में वो समझ पाएँगे इस चीज़ को। यहाँ मैं राशि एक चीज और बोलना चाहूंगी, हर इंसान की लाइफ डिफरेंट है। तो हो सकता है कि किसी के लिए शॉपिंग करना इज अ वे ऑफ हीलिंग, ओके? देयर बिकॉज हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि किस लिनियज से वो आ रहे हैं, क्या फैमिली है, किस तरीके से दबाया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि वो जो रिवोल्ट कर रहे हैं वो ऐसे ही रिवोल्ट कर रहे हैं।
हो सकता है कि दे आर नॉट हर्ड, और हो सकता है उनको एक्सप्रेस करने की एबिलिटी नहीं मिलती होगी, बिकॉज हर लाइफ डिफरेंट है। पहले मैं भी जज कर, अरे ये ऐसे बोल रहा है, अरे वो ऐसे बोल रहा है। नो, व्हेन यू गो तब समझ में आएगा कि ये ऐसे आखिर इस रीजन से बोल रहा है। तो यही रीजन है कि आप जब कुछ कोचेस से सुन लेते हो कि भाई जाके फेशियल करा लो, जाके ये करा लो, बट यू डोंट नो कि आप इस तरीके से, इस जो अंदर हलचल मच रही है वो क्यों फील कर रहे हो, तब तक आप नहीं बदल पाओगे। कुछ लोग तो सिर्फ इसके लिए डिप्रेस्ड है बिकॉज दे डोंट डू एनीथिंग, दे आर नॉट यूजिंग देयर ट्रू पोटेंशियल। आधे लोगों का डिप्रेशन इसके लिए है, घर में काम वाली बाई आके खाना बना के चली जाती है, हस्बैंड पर कमा के दे देता है, बच्चे तो आज के डेट में डिवाइस में ही चिपके हुए हैं, देयर इज नथिंग दैट दैट वुमन इज डूइंग होल डे, तो राइट। डिप्रेशन में तो आना ही है। एक्चुअली आपने जो बहुत सटीक अभी 3-4 चीज़ें कही हैं, ये मुझे आई एम श्योर जो भी सुनेंगे वो समझेंगे और इस बात को खुद को एनालाइज़ कर पाएँगे। आपने बताया कि आपने अपनी जर्नी बताई, आपने बताया कैसे आपने एनर्जी ने वर्क किया, आप यहाँ तक पहुँचे। पर क्या कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी डिफरेंट जो जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ में, जिसने आपको एक ब्रेक थ्रू दिया या कुछ ऐसा जो एक नया हो, सबको उसमें समझ में आए? देखो, ब्रेक थ्रू की तो बहुत बातें हो गई है राशि, है जी। कि नहीं? मतलब ऑब्वियसली जो हालत थी मेरी, वहां से उठ के, जिन जो आपके नए ऑडियंस उनको नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि अ, बहुत रिच फैमिली से थी। ऐसा नहीं था कि कोई गरीब परिवार की बेटी, मतलब फैमिली वाइज बहुत रिच, लेकिन कहते हैं ना, जितनी ऊंचाई से गिरो उतना ज्यादा चोट लगता है। तो वही होता है कि बहुत रिचनेस में पली भरी तो आदत नहीं थी गरीबी की, कमी में रहने की, काट कष्ट काट के जीने की। तो उस वक्त जब वैसा सिचुएशन आ जाता है तो ज्यादा दुखता है, और यही रीजन है कि गरीब लोग कम सुसाइड करते हैं, अमीर लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं, बिकॉज जब ऊपर से गिरते हैं तो जी, चोट ज्यादा लगता है ना। कि बिल्कुल। अब उसी में की आदत हो गई है, अगर मान लो आप शुरू से वैसे ही रह लो, थोड़ा सा नीचे गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ना है। तो बिल्कुल। शादी हुई तब तक तो बहुत अमीर, बहुत अच्छा, बहुत सही चल रहा है। शादी के बाद जब बिजनेस लॉस होना शुरू हुआ, हमारा बहुत पुराना बिजनेस बंद हो गया, ये वो हुआ, तो कहीं ना कहीं ब्लेम तो था लोगों पे, ब्लेम था, ये था जो जो एक ग्रीविंग प्रोसेस होता है। पहले तो एक्सेप्टेंस ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। एक्सेप्टेंस जब आता है तो एंगर आता है, एंगर आया कि आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंगर के बाद फिर ब्लेम, ब्लेम तो आना ही आना है ना, ब्लेम नहीं करोगे तो एंगर एक्चुअली रिलीज ही नहीं होगा। बिल्कुल। तो ब्लेम करना एक रिलीजिंग मैकेनिज्म है एंगर का, बिकॉज नहीं तो एंगर तो खा जाएगा आपको अंदर में, बीमारी करके चला जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल। एंगर से ब्लेम तक आई, ब्लेम में भी अटक के रह गई। अब ब्लेम में ऐसा अटकी मैं कि ब्लेम खत्म ही नहीं होता था। उसके बाद तो रीजन ढूंढती थी हर चीज को ब्लेम करने। ब्लेम करने के बाद जब आपकी अवेयरनेस आती है, जब आप स्पिरिचुअली अवेक होते हो, तो फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। और यहाँ पे मैं ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, कि थोड़े दिनों पहले मेरे जो बुकिंग असिस्टेंट है नवदीप, उनको एक मैसेज आया, तो उसमें एक बंदे ने बहुत गंदे से एक दूसरे को लिखा हुआ था। उसने अपना चैट प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट शेयर किया, ये बताते हुए कि अरे एलओए मत फॉलो करो, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली एलओए फॉलो करने से। मैं अच्छा खासा एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और एलओए का पता चला 2013-2014 की बात वो बता रहे थे। जनरली 2012 में सीक्रेट बुक आई तो सभी उस वक्त जाने, एंड सभी उस वक्त फॉलो किए थे, हम सभी ने फॉलो किया था। तो 2013 में उनको पता चला किसी कोच वोच के चक्कर में पड़े हो, एंड देन उन्होंने घर वालों से लड़ाई कर ली। उसके बाद घर छोड़ के चले गए। उसके बाद शेयर बाजार में पैसा लगाए, कुछ 13, 14, 15 लाख रुपए डुबे दिए। सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो भी नहीं निकला। एंड नाउ दैट पर्सन इज ब्रेन वॉशिंग, जो अभी बंदी जिसने भेजा उसको, कि मत करो, पैसा बर्बाद करते, दे आर जस्ट रनिंग अ बिजनेस, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, खैर 2013 में मुझसे नहीं सीखा था, किसी और की बात कर रहे थे वो। मैंने कहा कितना सही बोल रहा है ना ये बंदा। हुँ, मुझे बोला गया कि वीडियो बनाओ, मैंने कहा वीडियो तो क्या ही बनाओ उस पर, बिकॉज आप बहस नहीं कर सकते हो। जो आउट ऑफ अलाइनमेंट है उनके साथ बहस करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सोचेंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सोचेंगे। बट सच्चाई तो ये कि बहुत अच्छा सोचा वो बंदा, बिल्कुल सही बोल रहा है। मैंने भी तो यही किया 2012 में।
जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, पता ही नहीं था ठीक से कैसे फॉलो करना होता है, ऊट पटांग तरीके से मैंने फॉलो कर दिया और लाइफ एक्चुअली बदतर बदतर होने लगी। बट एक ऐसी पॉइंट बताऊंगी जो हार्डली लोगों ने समझा होगा, जो मैंने अपने इतने सालों के जर्नी में एक्सपीरियंस किया है राशि। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में तभी आएगा जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट होने वाला होता है, या आप वो बहुत बड़े कॉन्ट्रास्ट से निकले, ऊपर वाला एक एंजल के जैसा एक हेल्प भेजता है आपको। तो मेरी लाइफ में एक इतना बड़ा उतार चढ़ाव आना था, तो पहले ही से एक झलकी मिल गई थी कि बेटा ये सीख ले। लेकिन बेटा तो थी बेवकूफ, उसको समझ में नहीं कि ठीक से सीख ले, है ना। तो बेटे ने ऊट पटांग सीख के और फिर क्या था, ब्लेम करना शुरू कर दिया। जैसे आज वो ब्लेम के कंडीशन में कि ब्लेम कर रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कर दिया। बट अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हटा दूं तो मैं पूछती हूँ पढ़ाई क्यों नहीं की, बिना नॉलेज के शेयर बाजार में क्यों पैसा मिल रहा है, घर वालों से लड़ाई करना कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच सिखाता है। बहुत इजी है ब्लेम कर देना, बट अपनी गलतियों को अवेयर होके देखना बहुत मुश्किल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बैठ के सीक्रेट बुक पढ़ के मैनिफेस्ट करती थी, ये कभी नहीं सोचा कि मैनिफेस्ट कर रही हो तो प्रेशर अपने पति पे लगा रखी है, क्यों नहीं खुद से कुछ करने का सोचती है, क्यों नहीं एक बॉडी को एक्टिव करती हो जो खुद से मैनिफेस्ट करके देगा, क्यों दूसरे पे आश्रित हो कि वही करके देगा। जनरली हम जब मैनिफेस्ट करते हैं, हाउसवाइफ्स जनरली वहां से आ जाना चाहिए, हम अटकलें लगाते हैं कि इस एरिया से ये मैनिफेस्ट होना चाहिए। Why can't we give up? Why can't we just give in? Why can't we just surrender? कि जहां से आया है, I just want this. करेक्ट। तो ये जो जर्नी है राशि, ये सच बता रही हूँ, जब तक आप ढंग से कोच के साथ, गाइड के साथ नहीं सीखोगे, बहुत गड़बड़ करोगे। और यही रीजन है कि आपने तो जब जाना, देखा और अपनी लाइफ में खुद ही इतना बड़ा चेंज देखा है आपने, है कि नहीं। तो आज इतने सालों की गलती करके मेरे जैसा सीखो या फिर किसी की हेल्प लेके जल्दी से सीख जाओ, डिसाइड आपको करना है। एक्चुअली दी, मैं हमेशा आपके जिस भी वेबिनार में आई हूँ या कहीं भी जहाँ मुझे मौका मिला है बात करने का, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज आपने जैसे बताइए कि मेंटोर का क्या रोल होता है आपकी लाइफ में, ये मैंने पर्सनली देखा है, सीखा है। और एक राइट मेंटोर का होना, आज मैं आपके साथ में एसोसिएटेड हूँ, आपसे जो भी चीज पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आपके थ्रू ही आया, वो गॉड्स ग्रेस था, वो ब्लेसिंग थी। पर यही है कि जब आपको राइट डायरेक्शंस मिलते हैं, राइट गाइड मिलते हैं, राइट मेंटोर, तो कैसे वो आप उस टाइम को आपके लिए एक अच्छा जंप मिल जाता है। यही आपने अभी जो एग्जाम्पल बताया, उन्हें अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी वो उस तरह से हैं जैसे आपने अपना एग्जाम्पल दिया था 2012 वाला, वैसे अभी शायद उनके वो नेगेटिविटी और वो सब है। आज मैंने जब सीखा या मैं आपके थ्रू जब समझी इन चीजों को, तो वो वाले उस तरह के कंट्रास्ट नहीं आए जो कि हमें नेगेटिव करें, या बहुत ही सिंपल वे में क्लियर। और आपने जो इनसाइट्स दिए, आपने जो क्लैरिटी दी है डे टू डे लाइफ में, कि ये नहीं कि आप घर वालों से आप उस तरह से बताने लग जाएं, आप प्रीचिंग मोड में आ जाएं, या वो अभी रिसेंटली कई मैसेजेस आते हैं आपके वीडियोस पे भी और नॉर्मली भी, कि लोग पूछते हैं कि ये नॉट क्यों लिख दिया, एनओटी, कि नॉट नहीं लिखना चाहिए, नॉट वाला तो ये तो एलओए में होना नहीं चाहिए। ये उन्हें इतना परेशान करता है कि वो उसी चीज के पीछे पड़े रहते हैं कि ये नॉट। मैं आपसे इसमें लास्ट यही आपसे थोड़ा-सा जानना चाहूँगी इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है? मतलब क्यों लोगों को यूँ लगता है कि नॉट लिख दिया तो अब कुछ नेगेटिव चीज़ हो जाएगी, या एलओए मानते हैं तो नॉट वर्ड ही अपनी डिक्शनरी से हटा दें। इज़ इट लाइक रियली लाइक दैट और इट्स जस्ट लाइक अ मिथ? देखिए, एलओए में थोड़ा-सा सुपरस्टिशन तो आ ही गया है लोगों को, क्योंकि पता ही नहीं है ढंग से। जी। क्या होता है, मैंने जनरली जो नोटिस किया है लोगों के मुँह से, जो भी आजकल के जो कोचेस हैं, जो सिखाते हैं न्यू एज वाले, एक बुक पढ़ेंगे वो भी आधा पढ़ते हैं। हुँ। लिटरली लाइक उनकी बातों से ही पता चल जाता है, बिकॉज़ वो आधा बताते हैं। आधा बताते हैं, या फिर हो सकता है कि यूट्यूब पे आधा बताते होंगे, आधा उनके वेबिनार में जाओ तो पता चलता होगा, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि वो डिससर्विस कर रहे हैं लोगों के साथ। अब आधा ज्ञान और भी डेंजरस ज्ञान दे रहे हो। अनअवेयर जी रहा था, ठीक था ना, जिस स्टोरी के साथ पैदा हुआ है वही स्टोरी लेके चला जाएगा। लेकिन अब आप उसको अवेयर कर रहे हो, बट आधा ज्ञान देके अवेयर कर रहे हो। अब वो अक्षर तो निकाल लिया, अब उसको पता नहीं है स्टोरी कैसे ठीक से मेढ़नी है ताकि उसकी स्टोरी बेटर बन जाए। तो बिल्कुल। ये गलती कर रहे हैं जो यूट्यूब पे हैं। अब अपना ये नहीं समझते हैं कि बांटने से और बढ़ता है, घटता नहीं है। खैर, तो अब आ रही हूँ यहाँ पे कि जो
पुराने टीचर हैं, जैसे नेविल गोडार्ड है, एब्राहमिक्स, ये लोगों के मुँह से तो मैंने बहुत नहीं, एब्राहमिक्स को तो पर्सनली मिल के आई हूँ, वहाँ पे सिडनी में आई थी तो, अच्छे से ना बोल रही थी, वो तो बहुत मुँह से निकला। वो तो रोने भी बोलती हैं, वो तो चिल्लाने भी बोलती हैं, वो तो 20 इमोशनल स्केल दे के आई हुई है आपको। नेविल गोडार्ड के बुक्स, वो तो उन्होंने नॉट टेक्निक ही बता रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग आते हैं ये बोलते हुए कि कौन से कलर की पेन लिखनी है। अब क्या है, जो कलर थेरेपिस्ट्स हैं वो जी, कलर इंक्लूड करते हैं, बट ऐसा नहीं कि आप कोई भी, हर कलर का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन सेम सुपरस्टिशन जैसे धर्मों में स्टार्ट हो गया है ना, वैसे ही अब सुपरस्टिशन मैं देख रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन में भी शुरू हो गया है कि बिल्कुल। ये वाला कलर यूज नहीं करना है, नॉट नहीं बोलना है, रोना नहीं है, which is going to be very dangerous outcome, because फिर तो वही कर रहे हो, इससे अच्छा तो भी एग्ज़ैक्टली। रिलीजियस हो। जी। मेरा वही कहना था दी कि आपने बिल्कुल उसी जगह आप लेके आए हैं बात को कि फिर तो वो वही हो गया ना जो वहम हम हर चीज़ में करते थे कि आज ये नहीं करना है, ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारा अभी इस तरह का कंटेंट या इस तरह की गाइडेंस मिल रही है बहुत लोगों को कि ये नहीं करना है, ऐसा मत करिए, आपने ये गलत लिख दिया, अब आपने ये कर दिया। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी दी कि अभी बहुत जने ऐसे कर रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट है, बहुत पैसा बहुत कम है, फिर भी उस पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट कराया जा रहा है कि ये बस जितना है सब इन्वेस्ट कर दो और इससे आपको इतना मिल जाएगा। आपकी लाइफ ऐसे चेंज हो जाएगी ओवरनाइट। आप बस एक बार ऐसे तो लोग अपना जो एक हार्ड एंड मनी एक बैंक बैलेंस छोटा-मोटा किसी तरह से बचाया था, उसको इस इंप्रेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं कि बस इस एक रिट्रीट या इस एक उसके बाद उन्होंने जो जॉइन किया है, उसके बाद तो जैसे कोई ऊपर से ही पैसा बरस जाएगा या उनकी ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये सही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? क्या ये सही डगर है जिस तरफ जाना है? देखिए राशि, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये तो माना जाता है कि देयर इज नो एंड। हुँ, जैसे हमारा बॉटमलेस कॉफी मिलती है ना कैफेज में, कि राइट, जितना मन है उतना पीते रहो, तो एकदम वैसे सही। बॉटमलेस है। हुँ, लेकिन याद रख लीजिए, बॉटमलेस उनके लिए है जो उतना रिस्क ओरिएंटेड है। हुँ, बॉटमलेस उनके लिए है जो उस लेवल पे पहुंच गए हैं। बॉटमलेस उनके लिए जो पूरे टाइम अलाइनमेंट में रहते हैं, जो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिनकी पास्ट प्रोग्रामिंग शायद ट्रॉमा या बहुत डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशन से गई है, उनको तो हमेशा बॉटम मिलेगा। और अगर आप खुद को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल के, एंड इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगी इसको, इन्वेस्टमेंट जो है, जो अमीर लोग होते हैं दे डोंट यूज देयर मनी लाइक दैट। उनका जो पैसे का रख रखाव होता है, मेरा जैसे वेल्थ वेबिनार तब आई हो, देखी हूँ मैं कैसे बताती हूँ मैनिफेस्ट करना लोगों को। राइट, पैसा मैनिफेस्ट करना रूल्स के साथ किया जाता है। अमीर इसके लिए नहीं अमीर है कि वो जाके जो भी उसका जमा पूंजी है जाके किसी को दे आता है। हुँ, उसको करेक्ट, पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एंड हाउ विल आई गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। वेरी ट्रू। अगर आपको बेनिफिट दे रहा है वो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा सजेशन तो यही है कि रूल्स के साथ कीजिए, हुँ, एंड आउट ऑफ अलाइनमेंट अगर कर देगा कोई चीज तो मत करो। ये आपने बॉटमलेस, बॉटमलेस सबके लिए नहीं है, बॉटमलेस उन्हीं के लिए है जिनको, जो एक्चुअली उस पोजीशन में, आज मेरी अपना एग्जांपल दे दो ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानती थी मैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था, मैनिफेस्ट भी किया, पीआर आ भी गई, चाहती तो जॉब करने की क्या जरूरत थी, बॉटमलेस है भाई। हुँ, बट पुरानी प्रोग्रामिंग का क्या करूं, जो बिजनेस का इतना लॉस करा के आई थी मैं। अगर राइट, उस वक्त मैं आके बिजनेस लॉन्च करती तो मेरे 80% चांसेस थे कि बिजनेस नहीं चलते, बिकॉज मैं तुरंत लॉस सह के आई थी। उस वक्त मेरे लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस था खुद को फाइनेंशियली इस लेवल पे लाना कि मैं उसके बाद बिजनेस अगर लॉन्च करती हूँ तो बिजनेस के उतार चढ़ाव से मेरा मेरा ये जो अंदर का उतार चढ़ाव है वो ना स्टार्ट हो जाए। एक सोर्स ऑफ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो फिर बॉटमलेस कहाँ था मेरे लिए, लेकिन इतनी एबिलिटी होनी चाहिए हाउ टू मैनेज, हाउ टू अट्रैक्ट, जो शायद लैक है, अभी लोग गलती कर रहे हैं एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे। ये चीज़ आपसे सीखी थी हमने। आप 2 सा डेढ़ 2 साल से मैं आपसे एसोसिएटेड हूँ। आपका वेल्थ वेबिनार शुरू से लिया जब भी अभी तक आया और इसीलिए आप जैसे आपने अपना एग्ज़ाम्पल दिया, मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी खुद का एग्ज़ाम्पल भी इस चीज़ में कि 2 साल पहले उस कंडीशन में नहीं थी मैं कि एकदम हम सर्विस आई एम नेचुरोपैथ डॉक्टर
घर में भी सब सर्विस में है, एवरीवन इज लाइक इन दैट वे। बिजनेस नहीं किया था कभी, पर सोच थी कि लेट्स डू इट। पर वो 2 साल पहले अगर करते तो शायद ऐसा नहीं होता। आपसे सीखा, मैनेज करना सीखा, और वही आपने जो कहा कि बॉटमलेस को समझा कि आज इस तरह से केपेबल है कि वो सारी चीजें अपनी जगह, एंड नाउ वी कैन इन्वेस्ट, जिसको आपने एक्चुअली सही कहा, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो एक फैमिली बिजनेस की तरह स्टार्ट किया, वेबसाइट डेवलप करी, आर्टिजन्स के साथ वर्क करना शुरू किया, राजस्थानी हाट डॉट कॉम के नाम से लॉन्च किया 6 महीने पहले। तो बिल्कुल मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ आपकी इस बात से कि अगर वही चीज मैं 2 साल पहले सोचती तो शायद वो जो इनर अरेंजमेंट था वो तो हुआ नहीं था, उतार चढ़ाव, वो डर रहता, वो गिल्ट की पता नहीं पैसे कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते। इसलिए आपके वेल्थ वेबिनार में आप जो चाहे वो कोई टेक्निक प्रोसेस, जार प्रोसेस हो, या आप जो सिंपली आप जिन आवर्स में हीलिंग के साथ में जो बताते हैं, वो मनी इज लाइक सब्जेक्ट जिसमें हम सभी, आई मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई चाहता है, पर जिस वे में आप उसमें रेडीनेस देते हैं, और एक दिन में वो रेडीनेस नहीं आती, आप खुद भी बताते हैं, पर अलाइनमेंट आ जाता है, समझ आ जाती है, मैनेज करना आ जाता है, इन्वेस्ट करना समझ में आ जाता है। तो मैं बिल्कुल ऑडियंस को यही बताऊंगी कि मैं खुद भी एक उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि कैसे, चाहे हम सर्विस क्लास हैं, बट हमने बिज़नेस लॉन्च करने की हिम्मत इसीलिए करी, जैसे आप बताते हैं, आप अपने लिए मल्टीपल एवेन्यूज़ खोल सकते हैं, उस समझदारी से, उस इंटरेस्ट से, और टाइम लेके। एकदम ऑल ऑफ अ सडन जो अभी आजकल चल रहा है, जो मैंने अभी-अभी आपसे डिस्कस किया कि इतना सा है, उसको भी सब डाल दो, और किसी चमत्कार की उम्मीद में आपने अंदर तो कुछ चेंज किया नहीं, तो वो चमत्कार की जगह वो पैसा भी चला जाता है। वो आपने और बिल्कुल एक चीज पूछूंगी राशि आपसे, जैसे आपने किया तो कितना स्मूथ था राइट, 6 महीने पहले लॉन्च किया, जी। कोई कोई ये नहीं लगा आपको, कोई कोई पुशबैक नहीं आया, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं आया, क्योंकि आपने माइंड रीप्रोग्राम करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया rather देन क्विक फिक्सेस को। जो मैं बताती हूँ लोगों को कि हाउ टू रीप्रोग्राम, हाउ टू हील योर ट्रॉमास, हाउ टू हील योर विन, बिकॉज जब ये हो जाएगा ना, तो फिर तो जहां हाथ डालोगे वहीं से सोना निकल पाए। बिल्कुल ऐसा वैदी, बिल्कुल आपके वेल्थ वेबिनार की उस सक्सेस स्टोरी के रूप में मैंने जब बताया था कि इतना एफर्टलेस एक मैजिकल वे में होता है कि घर में दोनों ब्रदर्स भैया दे हैव डिसाइडेड कि लेट्स मेक दिस वेबसाइट, एंड राशि एंड माय भाभी एंड बोथ आर डॉक्टर्स, बट हमें फाउंडर्स बनाया उस वेबसाइट का। हमें बताया कि यू हैव टू रन दिस साइट, यू हैव दिस क्रिएटिव कंट्रोल, कैसे आपको करना है। तो मुझे ऐसे लगा जैसे सच में उस वेबिनार के बाद ना झोली में आके गिरी हैं चीजें, कि जो एक मन था, सोच थी, पर वो हो नहीं रही थी खुद में शायद वो। तो जब आप बताते हैं कि अपने आप से एक्शंस भी हो जाएंगे, एफर्टलेस चीजें होंगी, अपने आप सबके मन भी जुड़ जाएंगे, कि आपको वो ऐसे परोस के दी जाएगी कि आपको लगेगा कि इतना इजी है। आई मीन वो, और इतनी खुशी से, वो कोई स्ट्रगल नहीं आई, कोई मन-मुटाव नहीं आया, कोई ये नहीं आया कि मैं कर रही हूँ, कोई साथ नहीं दे रहा है, ये नहीं, सब कुछ स्मूथली हुआ। अभी आपने जो बताया एग्ज़ैक्टली ऐसे हुआ 6 मंथ्स में, और ज़्यादा अच्छा ये हुआ दी कि जिसके पीछे एक जो मन का, इनर कॉन्शियस का जो मन था कि कुछ ऐसा करें जो सोसाइटी को पे बैक हो, कुछ ऐसा करें जिसमें हम कुछ किसी को ऐसे हेल्प कर पाएँ, तो एग्ज़ैक्टली उस वे में आया बिज़नेस। वही आप जो बताते हैं, इंटेंशन बनाइए, डिसाइड करिए, सब कुछ उस तरह से होता है। एंड दिस इज ए मैजिक ऑफ योर वेल्थ वेबिनार, आई मस्ट से। आज मैंने इसमें ऐड किया है ये, बट मैं बिल्कुल आई एम ऑलवेज रेडी टू शेयर दिस सक्सेस स्टोरी टू एवरीवन। और अपने इस स्पेशल एपिसोड को, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी थी, बिकॉज आई एम ए नेचुरोपैथ डॉक्टर एंड सर्टिफाइड योगा ट्रेनर ऑल्सो, और मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्यादातर ट्रीटमेंट्स और उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन करके, जैसे मैं बताती हूँ, चाहती हूँ कि सबको हेल्प मिले, वो डे टू डे लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो आज मैं आपसे एक वो हेल्थ टिप चाहूँगी जो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हेल्थ को बेटर करने वाले लोगों को बिल्कुल रेज़ोनेट हो। आप जाने से पहले वो एक चीज़ ज़रूर दे के जाएँ हमें। बिल्कुल राशि, और बहुत अटपटा सा दूंगी, बिकॉज मेरे पता ही है फिजिशियंस थोड़े अटपटे होते हैं, जनरली लोग वेबिनार में आके बोलती है ये क्या बोल के गई है, पर लेकिन बहुत जब करते काम हैं तो करते हैं करी। दीदी। काम बहुत करते हैं, ये मैं आप फिर से कहना चाहूँगी। उन्हें कोई अटपटा कहे, टोट के कहे, बट इट वर्क्स लाइक मैजिक। आई एम अगेन एडिंग दिस। प्लीज़ दी प्लीज़। तो एक अटपटा सा ट्रिक देती हूँ। हेल्थ आदमी का तभी खराब होता है जब आदमी अंदर से क्लियर नहीं होता है, सच्चाई यही है। अब बोलोगे अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि मैं जब ये इतना बैक पेन बर्दाश्त करके बैठी हूँ, ये मेरे अंदर की मतलब क्लैरिटी नहीं होने के कारण है, बट सच्चाई यही है। तो पहले, सबसे पहले हेल्थ ठीक करने से पहले
मन के अंदर जाने की कोशिश कीजिए। तो एक पेन और पेपर लीजिए और जर्नल करना शुरू कीजिए। जर्नल जनरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मना करते हैं लोग करने के लिए ओके। कि जर्नल मत करो, लिखो मत बुरा। बट हाँ। आपको नहीं पता, जब आप लिखते हो अंदर तो भरा ही है ना, तो लिख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। एक्चुअली अंदर जो है जो लिखे हो वही मैनिफेस्ट होगा। तो अंदर से निकालने के लिए अगर लिखना सहारा है, और यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और कहूंगी, लेकिन अगर आपको लिखने से अंदर भरा हुआ चीज निकल जाता है, लिख लो, लेकिन वहां अटको मत। क्योंकि अगर आप लिखने के बाद फिर उसी को लिखने की ही आदत आदत बना लोगे, जैसे मैं एंगर से ब्लेम में तो चली गई, बट ब्लेम में ही अटकी रही कितने सालों तक, तो वो अटका जो रहता है ना इंसान, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जर्नलिंग विल एक्चुअली हेल्प, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। तो ओके। आज से अगर हेल्थ ठीक करनी है तो एक पेन और पेपर लीजिए, जो अंदर कचरा भरा हुआ है ना उसको उतार दीजिए, और उसके बाद भले उस जर्नल को ले जाके जला दीजिए, सो दैट इट डजंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। राइट। बट कचरा जो अंदर है उसको क्लीन तभी करोगे जब आप उसको एक आउटलेट दोगे। दैट इज अ राइटिंग कैन बी एन आउटलेट। वंस इट इज आउट, आप अपने आप देखोगे, मेडिटेशन ग्रैटिट्यूड इज गिवन, करना ही पड़ता है। मेडिटेशन ग्रैटिट्यूड के बाद आप देखोगे जैसे ही कचरा निकलेगा ना, you will start hearing your inner voice। और जैसे इनर वॉइस आएगी ना, तो फिर शायद कुछ मैजिक सा प्रोसेस मिल जाएगा हेल्थ ठीक करने के लिए, या राइट। फिर शायद कोई हिम्मत मिल जाएगी कि पता है ये करने से ठीक हो जाएगा, बट हिम्मत नहीं होती लोगों के पास करने की। तो वो हिम्मत आ जाएगी कि ये करके बेस्ट कर लेंगे। लेकिन अटपटा जरूर है, करके देखिएगा। आधे लोगों की बीमारी तो सिर्फ जर्नलिंग करने से ही खत्म हो वाओ! अमेजिंग दी। जाएगी। क्योंकि इतना इस तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अंदर चीज़ें चल रही हैं, उसको निकालने पे ध्यान नहीं है। जैसे कि हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेद में भी बात करते हैं कि अगर आपका अंदर घड़ा भरा हुआ है, चाहे वो अमृत उसके बाद आप उसमें अमृत भी डालेंगे तो वो भी झलके गई। तो आप कितना अपने अंदर भर रहे हैं, उसके बाद आप बीमारियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसको खाली तो करिए। आपने इतना अच्छा सिंपल वे बताया कि जर्नलिंग करिए, उसे हटा दीजिए और मेन चीज़ आपने जो बताई थी कि उससे आगे बढ़िए। उसमें अटके मत रहिए। जनरली ये एक गलती बहुत जने करते हैं कि उनको उसमें इतना मज़ा आने लग जाता है अपनी सफरिंग्स लिखने में कि बस वो लिखते ही रहते हैं एवरीडे उठ के और सोचते हैं कि अब लिख दिया है, अब क्या है मन का, क्योंकि पहले ज़माने में डायरी लिखने का बहुत था कि डेली डायरी लिखते थे। हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स बहुत जनों को देखा, बट अब आई डोंट नो उसमें क्या था, बट ऐसी चीज़ें भी लिख देते थे, सफरिंग्स भी, कि आज ये हुआ, आज डॉक्टर के विज़िट किया, आज ये दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ भी। तो आई थिंक वो आपने बहुत अच्छे बताया कि उसमें ना अटके, उससे आगे निकलें। ये बहुत पर बड़ी आप एक चीज देखो, लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले तो नहीं बोलते हैं लिखने के लिए, मैं बोलती हूँ लिखो, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू ब्रिज, क्रॉस द ब्रिज। बट आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात जो कर रहे हो राशि, पूरे पहले के लोग खुश ज्यादा नहीं रहते थे, कम था रिसोर्सेस बट कम। ज्यादा खुश थे। आज करेक्ट। सब कुछ है बट फिर भी हैप्पीनेस नहीं है, बिकॉज वो अपने दिमाग को फाइलिंग कैबिनेट नहीं बनाते थे, वो डायरी में फाइलिंग कैबिनेट करके छोड़ देते थे। करेक्ट। ये आपने बहुत बहुत बड़ी ऐसी चीज़ दी जो आस-पास थी पर ध्यान नहीं था किसी का। इस तरह से आपने इस बात को बताई कि हम वो जो फाइलिंग कैबिनेट बना के अपने अंदर चीज़ों को भरते रहते हैं। बीमारी वाली चीज़ तो आपने बहुत सटीक कही है दी कि अगर वो लिख के उसको हटा दें, तो वो फिर उससे आगे बढ़ पाएँगे। फिर वो किसी ट्रीटमेंट को, किसी रेमेडी को एक्सेप्ट कर पाएँगे और एक्शन ले पाएँगे। बिल्कुल आपने कहा, मैंने ज़्यादातर पेशेंट्स अगर जिनसे भी बात होती है, मिलते हैं, पहली चीज़ यही होती है कि वो उस क्लोज़ माइंडसेट से आते हैं कि ये तो नहीं होगा, ये तो हम नहीं कर सकते, सुबह जल्दी उठ के हम ये कैसे करें, मेथी पानी कैसे पिएँ, ये कैसे किए? तो हमें ऐसा लगता है कि आपको ठीक भी होना है या नहीं? वो आपको सफरिंग में ही मज़ा आ रहा है, आप उसी का गुणगान करे जा रहे हैं, यहाँ पेन है, ये है, ये है। तो वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो ही उस दौर से ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट असर करेगा, क्या रेमेडी या क्या उसमें? तो यहाँ और यहाँ की क्लीयरेंस से बहुत डिफरेंस आता है। ये मैंने आपसे वीडियो से भी सीखा था, वेबिनार से भी, और आज इस स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड में तो आई एम श्योर इतने लोगों को ऐसे इनसाइट मिली है, इतने ऐसे हिडन क्वेश्चंस का आंसर मिला है, जो वो कई बार किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस में भी अटकते थे, कहीं सोचते थे कि क्या हम सही जा रहे हैं, करते-करते भी रुक जाते थे। आज उन सारी चीज़ों का आपने इतना क्लैरिटी से आंसर दिया है। आई एम श्योर ये एपिसोड और इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम उन लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं जो किसी भी रीज़न से अगर आपके वेबिनार नहीं आ पा रहे हैं, या
आपके वीडियोज़ उस जगह तक पहुँचा नहीं है, तो आई एम श्योर इसके बाद में उनको समझ में आएगा कितना सिंपल है इन कुछ चीज़ों को समझ के अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करना और वो एक होप जगी। आप हमेशा कहते हैं सबसे अच्छा गिफ्ट हम किसी को दे सकते हैं, तो वो होप का है। एक्सपेक्टेंसी एंड होप टू बिकम बेटर। ये आपने पहले दिन सिखाया था, आज तक साथ लेके चल रही हूँ एंड आई एम श्योर ये सब तक जाएगा तो ये उन्हें एक बहुत बड़ी होप मिलेगी। तो दी आज आपके साथ में ये इतना अच्छा, मज़ेदार सा भी रहा। मैं ये कहूँगी कि इतना लाइट वे में आपने इतनी इम्पोर्टेंट बातें बता दी हैं कि बुक्स पढ़ के या हम बहुत सारे वीडियोज़ देख के भी नहीं सीख पाते, जितना आज आपने लाइव बता दिया है। मैं चाहूँगी दी कि इस तरह के एपिसोड्स हम आगे भी लाएँ, बहुत हेल्प रहेगी सभी को और आपसे हम बहुत जल्दी मिलते रहें और लास्ट में जो आपने हेल्थ टिप दी है, उसके साथ-साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो आपने बातें बताई हैं, आई एम श्योर ये सभी ऑडियंस को बहुत हेल्प करेंगी। तो दी हम मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट इसी तरह के पॉडकास्ट पे एपिसोड पे और कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और न्यू टॉपिक्स के साथ में। तो मैं बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी आपको। लास्ट में आप भी एक बार बाय कर दीजिए सबको और थैंक यू सो मच दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राशि, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मुझे फॉलो करते हैं, मुझे जानते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि राशि को फॉलो कीजिए। इनके चैनल पे बहुत अच्छे हेल्थ टिप्स मिलते हैं। ये खुद भी एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर है, योगा इंस्ट्रक्टर है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इनके चैनल से भी जुड़ के। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर अभी तक लाइक नहीं दबाया तो दबाइए, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू, ट्रस्ट मी। थैंक यू, बाय। Thank you so much, Dee. Thank you so much for your. It's so kind and it's so honor to be here on this episode. Thank you. Let's meet soon. Thank you so much.